हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, रसोई गैस की कीमत फिर से बढ़ी। पटना में 25 रुपये महंगा हुआ सिलेंडर। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। महीने में दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में लोगों को अब 25 रुपये महंगा रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है। पटना में 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में एक महीने के अंदर यह दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। पटना में अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 892.5 रुपये हो गया है। पहले इसकी कीमत 867 रुपये थी। 15 फरवरी को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अब तक रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत महीने भर में 75 रुपये बढ़ चुकी है। आज से शुरू होगी इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों की जांच। राज्य भर में 130 केंद्र बनाए गए। कोरोना काल के दौरान पहली बार ली गई इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों का जांच 26 फरवरी से शुरू होगा। इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू होगा। इस बार इंटर परीक्षा के मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 130 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 2020 की तुलना में यह केंद्र अधिक है। 2020 में कुल 126 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जाँच की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें मूल्यांकन का काम 8 मार्च तक चलेगा। इसके लिए बिहार बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी जिलों के स्ट्रांग रूम से उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्र पर भेज दिया गया है। बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट। 13,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन 2014 में ही लिए गए थे, लेकिन अभी भी इसकी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। 13,200 पदों के लिए दिसंबर 2020 में आयोजित परीक्षा में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का परिणाम कल या परसों कभी भी आ सकता है। पद के लगभग 3 गुना से अधिक परिणाम जारी किए जाएंगे। बीएसएससी के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के मुख्य लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, आशुलेखन परीक्षा एवं अन्य जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.nic.in पर नियमित रूप से चेक करते रहे। अब सरकारी या गैर मजरूवा जमीन पर किया निर्माण तो खैर नहीं, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार में गैर मजरूवा जमीन पर अगर कोई किसी तरह का निर्माण कराता है तो खैर नहीं। अगर पहले से ही ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगेगी। मुजफ्फरपुर जिले के एक मामले में बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निदेशक सह अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश पत्र लिखा है। मुजफ्फरपुर डीएम को लिखे इस पत्र में साफ कहा गया है कि अब शमशान, कब्रिस्तान, गैर मजरूवा या सड़क की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा। अगर पूर्व से ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगेगी। पत्र में कहा गया कि ऐसी जानकारी मिली है कि मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न अंचलों में सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए जमीन का उपयोग किया गया है जो अनधिकृत है। इसके साथ ही पत्र में कहा गया कि बिहार सरकार की स्पष्ट नीति है कि सामाजिक महत्व और उपयोगिता के मद्देनजर शमशान, कब्रिस्तान, गैर मजरूवा या सड़क की जमीन पर किसी भी स्थिति में निर्माण नहीं कराना है। सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी, अब सख्त होंगे नियम। आपत्तिजनक सामग्री और हिंसा मंजूर नहीं। जी हां, सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव और इंटरमीडियरी जवाबदेही पर नया दिशा निर्देश का ऐलान कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री और हिंसा को मंजूरी नहीं देगी। इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है और उसे अब सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फॉरम होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक, ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर हैं। सरकार ने यह देखा है कि लोग हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए
गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर 3 स्तर पर निगरानी होगी। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी जो शिकायतों का निपटारा करेगा। कंपनियों को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटों के अंदर हटाने होंगे। कंपनियों को नियमों का पालन करने पर हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही किसने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा। इसके लिए सोशल मीडिया को 3 महीनों का समय दिया गया। 3 महीनों के अंदर उन्हें नियमों का पालन करना होगा। भाकपा माले को बिहार में मिला राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाकपा माले ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में 4% वोट हासिल करने के बाद चुनाव आयोग ने भाकपा माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। चुनाव आयोग ने जो पत्र जारी किया है उसने इस बात का जिक्र किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन ने 6 की अहर्ताओं को पूरा कर लिया है, जिसे देखते हुए माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। पार्टी की ओर से इस बात की जानकारी कार्यालय सचिव कुमार परवेज ने दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड मैट्रिक की कॉपियां 5 मार्च से चेक होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा बुधवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन ऐच्छिक विषय परीक्षा ली गई। 2 पालियों में ली गई परीक्षा में 20,262 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था। ऐच्छिक विषय में उच्च गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य के संस्कृत, मैथिली, फारसी व अरबी विषय की परीक्षा ली गई। ऐच्छिक विषय के 2 पाली में निष्कासन शून्य रहा। बोर्ड की माने तो मैट्रिक मूल्यांकन 5 से 17 मार्च तक चलेगा। इससे पहले 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली के रद्द हुई परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में 8,46,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। ज्ञात हो कि 19 फरवरी को प्रथम पाली में ली गई सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उसे रद्द किया गया था। अब यह परीक्षा 8 मार्च को प्रदेश भर में लिया जाएगा। इसके लिए सभी केंद्रों के लिए बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए ड्राई रन 27 और 28 को। देश में कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है। केंद्र के इस निर्णय को देखते हुए बिहार सरकार ने भी तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रतत अमृत ने बताया कि गुरुवार को इसको लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई। विभाग ने केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार 27 और 28 फरवरी को कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राई रन करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल यह इसके तहत टीकाकरण की तैयारी का आकलन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला, कहा पेपरबाजी और जुमलेबाजी पर चल रही है सरकार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार के पास युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का ना कोई रोड मैप है, ना ही कोई विजन है। बजट में आइड फूड प्रोसेसिंग का उल्लेख तक नहीं किया गया है। कहा कि हवाई पेपरबाजी और जुमलेबाजी पर चल रही बिहार सरकार बस सजबाग दिखाना जानती है। उसे अलमी जामा पहनाने के ना उनके पास योग्यता है और ना ही इच्छा शक्ति। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने उठाया धान खरीद में गड़बड़ी का मामला। कृषि मंत्री बोले सरकार जांच कराएगी। बिहार विधानसभा बजट सत्र पहले दिन से ही सदन में किसानों के मुद्दे और धान खरीद मामला छाया हुआ है। गुरुवार को सत्र के 5वें दिन भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने धान खरीद में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उनके सवालों पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इसकी जांच कराएगी। दरअसल जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह ने सदन में प्रश्नोत्तर काल के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों का मुद्दा उठाया और धान खरीद में की जा रही गड़बड़ी से आसन को अवगत कराया। श्रेयसी सिंह के इन आरोपों पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जवाब दिया। कहा कि जिन किसानों से धान की खरीद की जाती है उनके हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान प्रति रसीद पर कराई जाती है। जो पेमेंट होता है वह डीबीटी से होता है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी का कोई आशंका नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों के साथ धोखा नहीं हो सकता है। हालांकि श्रेयसी मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि सिर्फ इतने से किसानों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। पक्की रसीद नहीं होने की वजह से किसानों को भुगतान में परेशानी हो रही है और उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में पक्की रसीद दी जाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही जमुई में धान खरीद में की गई गड़बड़ी की जांच कराई जाए। तब कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराएगी। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन बताया। बोले जेडीयू ने बजट में ज्यादा हिस्सा झटक लिया। बिहार विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की अंदरूनी सियासत पर भी जमकर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में जो राशि सरकार ने तय की है उसके आंकड़े बता रहे हैं कि जेडीयू कोटे के मंत्रियों के पास हिस्सेदारी ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने एक अखबार की खबर को दिखाते हुए कहा कि बीजेपी को बजट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिली। बीजेपी के मंत्रियों के मुकाबले जदयू के मंत्रियों के पास 2 गुना से भी ज्यादा बजट है, लेकिन इस बार आपके मंत्रियों को नीतीश कुमार ने झटका दे दिया है। तेजस्वी यादव ने इसके बाद मंत्री मुकेश सहनी पर जोरदार तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन बताते हुए कहा कि आप खुद रिचार्ज पर चल रहे हैं। तेजस्वी का इशारा मुकेश सहनी की विधान परिषद सदस्य को लेकर था। आपको याद दिला दे कि मुकेश सहनी जिस सीट पर विधान परिषद के लिए चुनकर गए हैं वह उपचुनाव वाली सीट है और उनका पूरा कार्यकाल नहीं मिला है। विधायक महबूब आलम के साथ थाना प्रभारी ने की धक्का मुक्की, विधानसभा में बवाल। तेजस्वी ने कार्रवाई की मांग रखी। जी हां, बिहार विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कल जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वाम दल के विधायक महबूब आलम के साथ विधानमंडल परिसर में थाना प्रभारी की तरफ से धक्का मुक्की किए जाने की घटना को लेकर जमकर बवाल हुआ। विधानसभा में महबूब आलम ने इसकी जानकारी दी और आरोप लगाया कि मीडिया को प्रतिक्रिया देते वक्त उनके साथ एक पुलिस अधिकारी ने धक्का मुक्की की। इस मामले की जानकारी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन में उठ खड़े हुए। उन्होंने आसन से यह मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि विधानसभा परिसर में तैनात जिस पुलिस अधिकारी ने महबूब आलम के साथ धक्का मुक्की की वह इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आने वाले लोगों के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। रेलवे ने दैनिक यात्रियों के लिए पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का किया फैसला। स्टेशनों पर टिकट के लिए खुलेंगे यूटीएस काउंटर। जी हां, कोरोना काल से ही बंद पड़ी अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन अब शुरू करने का निर्णय रेल प्रशासन ने किया है। सिवान स्टेशन से भी अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होगा। इसके लिए रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। 13 जोड़ी अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन होने से दैनिक यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इसमें 3 जोड़ी से ज्यादा ट्रेन सिवान स्टेशन से होकर जाएगी। संभावना है कि 1 मार्च से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन के साथ ही स्टेशन पर यूटीएस काउंटर भी खुलेगा। इसमें जनरल यात्रियों को आसानी से अनारक्षित टिकट मिल सकेगा। समय पर निपटा ले अपने काम। मार्च में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, बिहार में मार्च में बैंकों का कामकाज 20 दिन ही होगा। मार्च में 11 दिन बैंकों में बंदी रहेगी। महीने के साथ 14, 21 और 28 मार्च को रविवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी, जबकि 13 और 27 मार्च को दूसरा और चौथा शनिवार होने के कारण बैंक में कामकाज नहीं होगा। 22 मार्च सोमवार को बिहार दिवस के मौके पर बैंक बंद रहेगा। इसके अलावा 29 व 30 मार्च को होली के अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा बैंक निजीकरण के खिलाफ 15 व 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल भी आहूत की गई है। इस तरह वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में बैंक की छुट्टी के कारण 11 दिन तक कारोबार प्रभावित होगा। ग्राहक छुट्टियों को देखते हुए बैंकों से संबंधित अपना काम समय पर निपटा ले। और अंत की बड़ी खबर, अश्विन ने रचा इतिहास। सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अश्विन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच डाला। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी में जोफ्रा आर्चर को आउट करते ही अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा छू लिया। सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने के मामले में अश्विन और अव्वल दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत की ओर से
सबसे तेज 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड अब उनके नाम भी दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि भारत की ओर से 400 या इससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने अश्विन महज चौथे गेंदबाज है। अश्विन से पहले अनिल कुंबले, कपिल देव और हरभजन सिंह यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार स्थापना दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।